हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम वापस चर्चा करेंगे फटाफट रिवीजन 3.0 बीपीएससी री एग्ज़ाम 2024 में जो होगा। और आपको पता है कि 15 मार्च को ये परीक्षा हुई थी जिसे कैंसिल कर दिया गया। अब ये जून में प्रस्तावित है। तो फटाफट रिवीजन के इस सेशन में अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। किसने खोंड और बैगा समुदायों के बीच बिताए हुए समय के आधार पर उनका वर्णन किया है? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी और एससीईआरटी से लिए हुए क्वेश्चन है। जिन भी बच्चों ने अच्छे से एनसीईआरटी की किताब पढ़ी होगी उनको ये क्वेश्चंस पता होंगे। किसने खोंड और बैगा समुदाय? तो देखिए, पहली चीज़ तो आप ये जानते रहिए कि खोंड और बैगा जो थे वो एक जनजातीय समूह थी। और आपको पता है कि जब आप क्लास 9 के एनसीईआरटी पढ़ते हैं या 8th के लास्ट चैप्टर्स में ये जनजातीय समूह के बारे में हम अच्छे से पढ़ते हैं। इसमें वेरियर एल्विन ने खोंड और बैगा समुदायों के बीच गए, उन्होंने समय बिताया और उन समय के आधार पर उनका वर्णन किया। ये कहते थे कि आदिवासी समूह जो है वो ये जो बैगा समुदाय है ये जंगल की संतान स्वयं को मानते हैं और किसी के प्रति और तरीके का कार्य करना इनके लिए सही नहीं होता था, इनके सम्मान के लिए सही नहीं होता था। तो इस तरीके से क्वेश्चन ये है कि किसने खोंड और बैगा, रिपीटेड क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछ जा चुका है तो ये परीक्षा में आने की संभावना बताता है। तो खोंड और बैगा समुदायों के बीच किसने समय बिताया था? तो वेरियर एल्विन ने बिताया था और उनके आधार पर उनका वर्णन किया था। दूसरा क्वेश्चन है, यूरोप के व्यापारी कपड़ा को रंगने के लिए किस पौधे का प्रयोग करते थे? तो वोड कपड़े का ध्यान रखिएगा, वोड पौधे का प्रयोग करते थे। आपको पता है कि भारत में उस समय अगर हम बात करते हैं तो नील की खेती पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाने लगा और पश्चिम बंगाल में नील की खेती समझ लीजिए कि 90% नील की खेती होती थी। ये नील की यूरोप में इतनी ज़्यादा डिमांड हो गई थी क्योंकि नील की जो खेती होती थी, जो इस पर जो बने कपड़े पे डिज़ाइन होती थी, जो कपड़े पे चमक आती थी, उसकी बराबरी कोई भी कंट्री में बना हुआ नीला रंग नहीं तय कर पा रहा था। इसलिए यूरोप के व्यापारी अब परेशान हो चुके थे। उनको पता था कि किसी तरीके से हमारे पास ऐसा नीला रंग इसी तरीके से उपलब्ध हो, इसके लिए वो किस पौधे का प्रयोग करते थे? तो वोड पौधे का प्रयोग करते थे। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यूरोप के व्यापारी कपड़े को रंगने के लिए वोड के कपड़े का प्रयोग करते थे, वोड के पौधे का प्रयोग करते थे कपड़े को नीला रंग करने के लिए। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अवध पर सहायक संधि कब थोपी गई? ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपको पता है कि अवध पर सहायक संधि जो है थोपी गई थी 1801 में। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, जब हम सहायक संधि पढ़ते हैं, सहायक संधि के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इसे कौन लाया था, सहायक संधि के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा हड़प नीति के बारे में पढ़ते हैं और आपको पता है कि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा ये लाया गया था। और यहाँ पर परंतु अवध का विलय, जब अवध पर सहायक संधि जो है थोपी गई 1801 में, परंतु इसको कुशासन के आधार पर इसे विलय किया गया 1856 में डलहौजी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सहायक संधि जो है वो इसलिए इस आधार पर थोपी जाती थी, यदि कोई राज्य का पुत्र अगर उसका वंश में कोई पुत्र ना हो तो उस राज्य को हड़प लिया जाता था। दूसरा, कोई ऐसा राज्य जो ब्रिटिशियन की बात को क्या करता था, एग्री नहीं करता था, उनकी अवहेलना करता था, उनको भी किसी ना किसी माध्यम से कुछ ना किसी तरीके का सहायता प्रदान करके उन राज्यों का क्या कर लिया जाता था, पूरी तरीके से विलय कर लिया जाता था। तो अवध पर हमेशा ध्यान रखिएगा, सहायक संधि जो थी जो अलग राज्यों पर थोपी गई थी, उसके अलावा कुशासन के आधार पर अवध का विलय हुआ था जो 1856 में हुआ था डलहौजी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है क्वेश्चन, माझा प्रवास किसकी पुस्तक है? तो विष्णु भट्ट गोडसे की ये पुस्तक है। विष्णु भट्ट गोडसे की ये माझा प्रवास बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को, भी ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए, हम ये दोनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से थोड़ा सा समझाते हैं। माझा प्रवास विष्णु भट्ट गोडसे की पुस्तक है। ठीक है, माझा प्रवास विष्णु भट्ट गोडसे की पुस्तक है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगल पांडे, देखिए मंगल पांडे जो थे इनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी और मई 1857 से 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। आपको पता है कि इस क्रांति की शुरुआत जो है वो मंगल पांडे की फांसी, क्योंकि मंगल पांडे ने अपने ही अधिकारियों की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। इसके बाद से ही 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है, जिसका मुख्य कारण और तत्कालीन कारण सुअर और जो गाय की चर्बी का प्रयोग करना था कारतूसों में, जिसे मुंह से क्या करना पड़ता था, खींचना पड़ता था। इसे धार्मिक भेदभाव या नष्ट होने का, धर्म नष्ट होने के आधार पर इस क्रांति की तत्कालीन शुरुआत होती है। ध्यान रखिएगा, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी और उसी दिन के बाद से यानी मई से इसकी शुरुआत होती है। और इसकी शुरुआत जो है इस तरह धीरे धीरे देखते हैं कि पूरे भारत में ये आग की तरह फैल जाती है।
तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सेशन। आपको क्वेश्चन हूबहू ऐसे पूछ सकता है कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी, तो 8 अप्रैल 1857 को। ठीक, आगे क्वेश्चन, सिपाही से सूबेदार तक, सिपाही से सूबेदार तक का संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है, तो सीताराम पांडे द्वारा लिखा गया है। सिपाही से, इसको इंग्लिश में कभी कभी सिपॉय टू सूबेदार संस्मरण पूछता है, तो सिपॉय टू सूबेदार संस्मरण जो है लिखा गया है सीताराम पांडे द्वारा। ये सीताराम पांडे जो है 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी के थे, ध्यान रखिएगा, परंतु ये मुख्यतः अवध के थे। क्योंकि ये मुख्यतः अवध के रहने वाले थे, इसलिए इन्होंने इस संस्मरण को अवधी भाषा में लिखा था, जिसकी बाद में अंग्रेजी अनुवाद नोगेट के द्वारा किया गया था। ऐसा है कि ये जो बंगाल नेटिव आर्मी में थे और इनके सामने इनके पुत्र को गोली भी मार दी गई थी, और इस संस्मरण में उन्होंने बताया कि मैंने कितने वर्षों तक अंग्रेजी शासन का क्या किया था, साथ दिया था, और बाद में उन्होंने बताया कि किस तरीके से अवध में किस तरीके से एक सिपाही से सूबेदार तक का जो सफ़र इन्होंने एक पिता के तर्ज पर किया हुआ था, इसके बारे में इस संस्मरण में उन्होंने लिखा हुआ था। यानी नौकरी ऐसी थी कि बंगाल नेटिव आर्मी की तरफ से इन्होंने क्या किया था, भारतीयों का विरोध किया था, भारतीयों को रोका था, और अब उनके इसी कारण उनके पुत्र को इनके सामने ही गोली मार दी गई थी। तो आपसे ये पूछ सकता है कि इस संस्मरण को किस भाषा में लिखा था, तो सीताराम पांडे द्वारा लिखा गया था। इसे लिखा था अवधी भाषा में, जिसको बाद में आगे चलकर अंग्रेजी भाषा में नॉर्गेट ने इसका अनुवाद किया था, जो इनके ही आला अधिकारी हुआ करते थे। ध्यान रखिएगा, सिपाही टू सूबेदार, सिपॉय टू सूबेदार करके भी ये पूछ सकते हैं। सिपाही से सूबेदार तक संस्मरण किसके द्वारा, तो सीताराम पांडे द्वारा लिखा गया था, जो एक क्या थे, बंगाल नेटिव आर्मी में थे। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, तो 1817 से लेकर 1819 तक तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। इसके बाद पेशवाओं की शक्ति को बहुत हद तक छीण कर दिया जाता है, और इसके बाद पेशवा को पुणे से हटा करके बिठूर स्थापित कर दिया। देखिए, आपको पता है कि आंग्ल मराठा युद्ध की अगर हम बात करते हैं, तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद से मराठाओं की जो शक्ति थी वो पूरी तरीके से धीरे धीरे क्या होने लगी थी, कम होने लगी थी। एक अंग्रेजों ने, आपको पता है कि ये आंग्ल मतलब अंग्रेज, और अंग्रेजों ने इन्हें पुणे से हटाकर बिठूर इसलिए स्थापित किया था क्योंकि पुणे मराठों का, आपको पता है कि छत्रपति के समय में, आप जानते हैं कि पेशवाओं के समय में पुणे, ध्यान रखिएगा, पुणे जो थी वो इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजधानी हुआ करती थी, शासन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु हुआ करता था। इसके आधार पर जो अगर पुणे से इन्हें नहीं हटाया जाता, तो अंग्रेज जानते थे ये बात बहुत अच्छी कि मराठा वापस जो है अपनी शक्ति को क्या कर लेंगे, पुनर्निर्मित कर लेंगे, और वापस अपने साम्राज्य को पुनर्स्थापित कर लेंगे। इनकी शक्ति को कमजोर करते हुए इन्हें पूरी तरीके से कानपुर बिठूर में स्थापित कर दिया, और यही कारण है कि नाना साहब जो हैं वो कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व करते हैं। क्योंकि ये बाद में अंतिम पेशवा बनते हैं, और इनको वापस पता है कि पेंशन पर रख दिया गया था और बिठूर स्थापित कर दिया गया था, और 1857 में इन्होंने यहीं से इसका नेतृत्व किया था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बहादुर शाह जफर को लाल किले से गिरफ्तार किसने किया था, तो बहादुर शाह जफर को लाल किले से हडसन के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। हडसन ने लाल किले से बहादुर शाह जफर को, ये पता है कि अंतिम मुगल सम्राट होंगे ऐसा बताया गया था। कैनिंग ने कहा था कि 1857 की क्रांति के बाद से कैनिंग ने ये बात बता दी थी कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर होंगे, और बहादुर शाह जफर को लाल किले से गिरफ्तार करता है हडसन, और उनके बेटों के सामने उनके क्या कर देता है, गोली मार देता है। रंगून इन्हें बाद में वापस रंगून इन्हें भेज दिया जाता है। क्योंकि इसलिए इनके बेटों को गोली मार दी जाती है क्योंकि पहली चीज आपको पता है कि 1857 की क्रांति की जब शुरुआत होती है, तो आपको पता है कि जब किसी क्रांति की शुरुआत होती है तो नेतृत्वकर्ता की आवश्यकता पड़ती है। जब भोर तक पूरे आंदोलनकर्ता जो है दिल्ली पहुंचे, तो उन्होंने बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता बना दिया। हालांकि बहादुर शाह जफर उस समय जो है काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे, 70-75 साल के हो चुके थे, और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपका नेता नहीं बनूंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप सिर्फ हमारा नेतृत्व करेंगे। और आपको पता है कि नेतृत्व करने से क्या होता है कि जब आप किसी संगठन का नेतृत्व करने लगते हैं, तो इन्होंने इस जिम्मेदारी को निभाया और पत्र के माध्यम से और लोगों को इत्तला किया कि मैं जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली से करने लगे, और इस तरीके से उनके एक पत्र के माध्यम से बहुत से लोग जो है इनका साथ देने लगे। तो हडसन द्वारा इनको, बहादुर शाह जफर को लाल किले से गिरफ्तार कर लिया गया, और हडसन जो है इनके बेटों को इनके सामने गोली मार दी, क्योंकि पता था, ये बात पहले से तय थी कि बहादुर शाह जफर ही अंतिम मुगल सम्राट होंगे, यानी इनके बाद इनके बेटे कोई भी मुगल सम्राट नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना से संबंधित नाम है, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संबंधित नाम है आपका कोलब्रुक
हॉलहेड और विलियम जोन्स, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कोलब्रुक, हॉलहेड और कोलब्रुक, हॉलहेड और विलियम जोन्स जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना से संबंधित है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना से संबंधित है कोलब्रुक, हॉलहेड और विलियम जोन्स, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे है क्वेश्चन, कोलकाता मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए, कोलकाता मदरसा की स्थापना 1781 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी। एज इट इज प्रश्न पूछा जाता है, कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी, ध्यान रखिएगा। कलकत्ता मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1781 में की गई थी। कभी कभी आपसे सन पूछ सकता है, कभी कभी नाम पूछ सकता है कि किसने की थी। तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी। आगे क्वेश्चन, दक्षिण का विद्यासागर किसे कहा जाता है? तो देखिए, दक्षिण का विद्यासागर वीरेशलिंगम पंतुलू को कहा जाता है। दक्षिण का विद्यासागर, आपको पता है कि विद्यासागर जो है विधवा पुनर्विवाह के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस हुए थे। उन्होंने एक अधिनियम पारित करवाया गवर्नर जनरल की सहायता से कि जो आपको पता है कि उस समय बाल विवाह हुआ करते थे, तो बाल विवाह पर रोक लगते लगते बहुत से ऐसी स्त्रियां थी जो बहुत ही कम उम्र में विधवा हो चुकी थी। तो इन्होंने कहा कि जो विधवा है उनको वापस से शादी करने का पूर्णतः अधिकार मिलना चाहिए और इसके लिए एक एक्ट बनना चाहिए। तो जो ये कार्य यहाँ उत्तर भारत में कर रहे थे, वैसा ही हूबहू दक्षिण में विद्यासागर वीरेशलिंगम पंतुलू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत में भी बहुत सी कुरीतियां उत्तर भारत को देखते देखते या नकल करते करते आ चुकी हैं और इन बुराइयों को दूर करने के लिए इन्होंने भी विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया और इसी कारण दक्षिण का विद्यासागर वीरेशलिंगम पंतुलू को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1834 में जोल्वेराइन नामक शुल्क संघ स्थापित करने का प्रयास किस देश के साथ किया गया था? प्रशा के साथ। 1834 में जोल्वेराइन नामक शुल्क संघ स्थापित करने का प्रयास जो है वो प्रशा के साथ किया गया था। देखिए, सब मिलते जुलते क्वेश्चन है। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और ये फटाफट रिवीजन का सेशन है, तो सारे मिसलेनियस क्वेश्चन है जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुए होंगे। और अगर आपको सेशन पसंद आए, ये सारे क्वेश्चन पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फटाफट रिवीजन के आगे सेशन में आने के लिए तैयार रहिए और भी इसी तरीके से मिले जुले क्वेश्चंस लेकर आऊंगी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक यू सो मच।